तो आज हम ओपन कर रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो चैप्टर के नाम को समझेंगे सबसे पहले तो। बात कहाँ की हो रही है? यूरोप की। ठीक है ना, तो यूरोप को साइड में रख देते हैं। अब द राइज ऑफ नेशनलिज्म, अब बचा इतना इसका। नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद क्या होता है सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, और उसके बाद फिर हम इस पूरी कहानी को समझेंगे, है ना, कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इन सारे शब्दों को अगर हम इकट्ठा करें तो पहले राइज ऑफ नेशनलिज्म भी देख लेते हैं। यूरोप तो समझ में आ गया। नेशनलिज्म का उदय, राष्ट्रवाद का उदय। तो उदय का मतलब क्या होता है? पहले उदय क्या होता है? उदय का मतलब होता है किसी चीज का पहली बार होना। ठीक है ना, उदय मतलब है किसी चीज का पहली बार होना। ठीक है, और नेशनलिज्म पहली बार हुआ भी कहां था? यूरोप में ही। मतलब इस पूरी धरती पे 7 प्लेनेट, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। उन 7 कॉन्टिनेंट्स में एक ही कॉन्टिनेंट है यूरोप जहां से राष्ट्रवाद शुरू हुआ। मतलब बाकी 6 पे स्टार्टिंग देखने को नहीं मिलेगी। स्टार्टिंग देखने को मिलती है नेशन या नेशनलिज्म की यूरोप से। गेटिंग इट? अब सिर्फ एक ही शब्द बचा रह गया है, नेशनलिज्म। ये समझना है कि ये ऐसी क्या चीज है जो शुरू हुई थी यूरोप से। गेटिंग इट? तो नेशनलिज्म शब्द का मतलब है जब कुछ लोग ये कहें कि हमारा देश ही सब कुछ है ना, और इस देश के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, इसको कहा जाता है नेशनलिज्म। तो अब सवाल ये आता है कि भाई लोग ऐसा कब मना कर रहे थे? कौन कह रहा था कि देश हमारे लिए कुछ नहीं है, हम देश के लिए कुछ नहीं करने चाहते? ऐसा तो हमेशा से होता आ रहा है। तो यही गड़बड़ कर देते हैं हम सोचते हैं ये जो नेशनलिज्म का आइडिया है फिर से ग्रांटेड है ना, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। गड़बड़ है, ऐसा हमेशा से नहीं था। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन को बैकडेट जाके, क्योंकि कहानी ऑब्वियस हिस्ट्री की है, तो कितना बैकडेट जाना चाहिए ताकि अपन इसको समझ सके? तो लगभग आज से चलना पड़ेगा 300 साल पहले। 250 से 300 साल पहले की बात करें तो वहां पर क्या चल रहा था? वहां पर एक ऐसा सिस्टम था जिसमें राजा हुआ करते थे। ठीक है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक देश अगर हम बोल दें, राज्य कह लें या देश कह लें, एक ही बात होती है कि नहीं? देश या राज्य सिर्फ नाम अलग हो जाता है, बात एक ही है। उसमें लोग रहते हैं, एक अंपायर बन जाता है ना, एक एम्पायर या किंगडम बन जाता है, एक ही बात है। तो बेसिकली राजा चलाए या सरकार चलाए ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलाए। यहाँ हमें डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप पे बहस नहीं करनी है, सिविक्स नहीं पढ़ रहे हैं हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि देश है, उसको कोई भी चलाए। तो इससे फर्क क्या पड़ता है? लोगों के अंदर नेशनलिज्म होगा, हमेशा ही रहना चाहिए। देश है, उसके लिए कुछ करना है, सेना में भर्ती होंगे या व्यापार से देश को फायदा देंगे, किसी तरह देंगे, है कि नहीं? तो ऐसा कब होता था कि भाई लोग नेशनलिज्म को फील ही नहीं करते थे, लोगों के अंदर ये राष्ट्रवाद नाम की चीज ही नहीं थी। तो ऐसा एक जमाने में था। कब था? कि ये जो रूलर्स थे यूरोप के, यूरोप में आ जाए हम, तो यूरोप के जो रूलर्स थे आज से 250 से 300 साल पहले, ये रूलर्स हमेशा की तरह, जहां जितने हम रूलर्स देखते हैं दुनिया भर में, उन्हीं की तरह से क्या था इनका नेचर? अपना एम्पायर बड़ा करना। ठीक है ना, और यही एक गड़बड़ हो जाती है। ये अपने किंगडम को या एम्पायर को बड़ा करने के लिए दूसरे किंगडम पे हमला करेंगे। ऑब्वियस है ना, मतलब समझ रहे हो कि जमीन थोड़ी एक्स्ट्रा आ जाएगी, आपको किसी और से छीननी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा भी हुआ, इन्होंने लड़ाइयां लड़ी एक दूसरे से, हारे जीते, जितना इलाका एक दूसरे के कब्जे में ले सकते थे वो किया, वही करते होंगे। नाउ द थिंग इज कि उस इलाके में कुछ लोग भी रहते थे जो दूसरे किंगडम को बिलोंग करता था पहले। आज वो पहले किंगडम के पास आ गया क्योंकि लड़ाई हुई और फर्स्ट किंगडम जीत गया, मान लेते किंगडम 1 जीत गया, किंगडम 2 हार गया, तो किंगडम 2 का एक इलाका किंगडम 1 के पास चला गया। ठीक है, लेकिन ये जो किंगडम 2 के उस इलाके में रहने वाले लोग हैं, या तो किंगडम 1 उनको पूरी तरह मार डालेगा और या फिर उनको गुलाम बना लेगा। दोनों ही सिचुएशन में नुकसान हो गया है इन लोगों का। समझ गए? जो बड़ा नुकसान हुआ है वो हुआ है इन लोगों के लिए। और ये लोग जब दूसरे किंगडम में गए, मतलब किंगडम नंबर 1 में चले गए, किंगडम नंबर 2 के लोग किंगडम नंबर 1 में जब गए, तो वहां जाके उन्हें कैसे फील होगा कि ये मेरा देश है? वो तो मजबूरन वहां रह रहे हैं, एक और अपने देश के राजा की किसी गलती की वजह से या दूसरे देश के राजा की महानता की वजह से। कुछ एक कारण था जिसकी वजह से इनको अब ऐसा फील हो रहा है कि हम पता नहीं कहां आ गए, दे आर फीलिंग एलियनेटेड। तो इसी चीज को कहा गया है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्या होता है फिर इसके बाद? जो अभी मैंने कहानी जहां तक पहुंचाई है उसके बाद होता ये है कि ये लोग जो अलग अलग जगहों पे फंस गए थे किसी दूसरे राजा के अंडर में, मतलब राजा कुछ और, मैं अभी कहीं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बस इस चैप्टर का नाम समझा रहा हूं, मतलब समझा रहा हूं, फिर हम इसमें एंटर करेंगे ताकि पूरी ओवरव्यू मिल चुकी हो, है ना। तो आगे क्या हुआ?
ये जो लोग अलग अलग जगहों में फंस गए, ठीक है ना, किसी और राज्य को बिलोंग करते थे लेकिन किसी और राज्य में जाके फंस गए हैं अब ये, ऐसे लोगों ने एक टाइम पे आके परेशान होके बगावत कर दी, ठीक है ना, जिस राजा ने इनको गुलाम बनाया था उसके खिलाफ ये लड़ बैठे, ठीक है, और इसी को कहा गया है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। इन लोगों ने क्यों लड़ाई लड़ी? ताकि या तो ये अपने ही देश में वापस जा सके जहां से इनको है ना इस देश में ले आए हैं कब्जे के थ्रू थ्रू, और या फिर एक अलग ही देश बनाए जिसमें ये जो परेशान लोग हैं ये ही रहेंगे, एक अलग ही कंट्री बनेगी। अच्छा, कंट्री के लिए फिर से जमीन चाहिए, तो जमीन कहां से आएगी? तो जमीन ऑब्वियसली वही होगी जिस जमीन को किसी जमाने में वो गुलाम बनाने वाले राजा ने कैप्चर किया था। क्लियर है? तो इस तरह ये सारी चीजें यूरोप में होती हैं आज से लगभग 250 साल पहले, और इन्हीं सबको कहा गया है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो समझ में तो आ गया होगा कि कहानी है क्या, कि राजा महाराजाओं से परेशान होके, ठीक है, आम जनता बगावत कर देती है और अपना ही देश बनाने की डिमांड करती है, क्योंकि उन्हें देश वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, ठीक है। तो इसीलिए जो नई प्रक्रिया चली पूरे यूरोप में एक टाइम पर, उसी का नाम पड़ गया नेशनलिज्म। और ये कब से शुरू हुआ ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे, इसलिए इस चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। तो अब हम चलते हैं चैप्टर में, जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम ओवरव्यू देखते हैं चैप्टर का। यहां पे हम क्या देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? फिगर 1 दिया हुआ है सबसे पहले, तो ये फिगर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिगर 1 क्या है? द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ये इस पिक्चर का नाम है, पहले तो ये समझो, जैसे हर यूट्यूब वीडियो का टाइटल होता है, ये इस पिक्चर का टाइटल है, ठीक है। अच्छा, इसको डिस्क्राइब करने के लिए उसके बाद और क्या लिखा, जो पेंटर है उसने, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सॉर्यू 1848। क्या लिखा हुआ है आगे कि एक प्रिंट है जो फ्रेडरिक सॉर्यू ने बनाया था 1848 में, और इसका जो टाइटल है वो क्या है? द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। यानी फ्रेडरिक सॉर्यू एक पेंटर थे, एक विचारक भी थे, तो इनके मन में एक ख्याल था, एक सपना था इनका, क्या कि पूरी दुनिया को डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक होते हुए देखें। ये तीनों शब्दों का मतलब अगर हम समझे तो वो और इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि तभी हम फ्रेडरिक सॉर्यू के उद्देश्य को समझ पाएंगे और वो क्या कन्वे करना चाहते हैं इस पिक्चर से, ये समझ पाएंगे। तो वर्ल्ड वाइड का तो मतलब पता होगा, पूरी दुनिया में फैला हुआ। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मतलब एक ऐसी सरकार जिसको उस देश के, है ना, देश भी चाहिए और लोग भी चाहिए, उस देश के लोग खुद चुनते हैं, ऐसी सरकार को डेमोक्रेटिक कहते हैं, ठीक है। सोशल, सोशल मतलब एक ऐसी सरकार जो देश के लोगों के भले के लिए काम करती, क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं होता था, इसलिए सोशल शब्द भी बीच में आया। और है सबसे इंपॉर्टेंट रिपब्लिक। ये बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि कई बार लोगों को डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक में गड़बड़ हो जाती है। डेमोक्रेटिक मैंने बता दिया, अगर किसी देश की सरकार उस देश के लोगों द्वारा ही चुनी जाती है तो इसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे, ओके। बट अगर किसी देश की सरकार उसके लोगों ने चुनी, लेकिन जिसको चुना गया है, जिस इंसान को वहां पर चुना गया है, वो इंसान अगर उस देश का ना हो, तो फिर ये सरकार डेमोक्रेटिक तो हुई लेकिन रिपब्लिक नहीं हुई। समझ पा रहे हो इस बात को? अगर मान लो, इसको मानना क्या है, जस्ट लेट अस गो बिफोर 1947, इंडिया में भी चुनाव होते थे, समझ रहे हो? 1947 से पहले भी इंडिया में चुनाव होते थे, लेकिन कैंडिडेट कौन होता था? कोई ब्रिटिशर, समझ रहे हो? मतलब 5 ब्रिटिशर आपस में चुनाव लड़ रहे हैं और उनमें से ही कोई एक जीतेगा, क्योंकि वोट आपको उन 5 में से किसी को देना है। तो उस समय पे इंडिया में चुनाव डेमोक्रेटिक तरीके से होते थे, लेकिन इंडिया रिपब्लिक नहीं था। तो रिपब्लिक का मतलब है जब आपके देश की सरकार में जो लोग बैठे हैं वो आप ही के देश के होते हैं, इसको कहते हैं रिपब्लिक। और खासतौर पर रिपब्लिक बिलोंग करता है हेड ऑफ द स्टेट से। जैसे हमारे यहाँ सरकार से भी ऊपर कौन है? राष्ट्रपति। तो जिस देश का राष्ट्रपति, उसी देश का राष्ट्रपति या राजा, है ना, जो भी हाईएस्ट पोजीशन है उसकी बात होती है। तो जिस भी देश की हाईएस्ट पोजीशन पर उसी देश का आदमी अगर बैठा है तो वो देश रिपब्लिक है। गॉट इट? तो ये चाहता था फ्रेडरिक सॉर्यू, ये उसका सपना था कि एक दिन दुनिया के सारे देश डेमोक्रेटिक, सोशल और रिपब्लिक हो चुके होंगे। द पैक्ट बिटवीन नेशंस, इसके आगे लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है? ये नेशंस के बीच में एक समझौता है, ठीक है, कि पूरी दुनिया इसी तरह चलेगी और ये सारे नेशंस आपस में समझौता करके रहेंगे कि हम एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि हम जो कर रहे हैं उसको बढ़ावा देंगे। समझ गए ये पूरी कहानी? अब चलते हैं आगे, इस पिक्चर को और थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। इन 1848 फ्रेडरिक सॉर्यू, फ्रेंच आर्टिस्ट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंच शब्द यहाँ पे फिर से,
यूरोप में जिस कंट्री ने, क्योंकि अभी तो हम कॉन्टिनेंट को देख रहे हैं ओवरऑल, लेकिन जिस कंट्री ने ये सारी उठापटक सिखाई पूरे यूरोप को, वो है फ्रांस। ठीक है ना, तो फिर से फ्रांस आ गया, क्योंकि फ्रांस ही सब कुछ करता था, लीड करता था हमेशा चीजों को, है ना। So, in 1848, Frederic Sorio, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics, as he called them. 1848 में फ्रेडरिक सोरियो, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने 4 प्रिंट्स की एक सीरीज तैयार की और उस सीरीज के जरिए पूरी दुनिया को अपने सपने को दिखाने की कोशिश की। और उस सपने को वो क्या नाम देते थे? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, जैसा कि वो उसको नाम दिया करते थे कि उनका सपना है। गॉट इट? द फर्स्ट प्रिंट फिगर 1। अच्छा, हमने अभी देखा 4 प्रिंट्स थी, उसमें 4 पिक्चर्स थी, तो उसी में से जो फर्स्ट प्रिंट थी वो आप फिगर 1 में देख रहे हैं, 4 में से पहली वाली। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। जो फर्स्ट प्रिंट आप देख रहे हैं उसमें यूरोप और अमेरिका के लोगों को हम देख सकते हैं, मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस। आदमी हो, औरतें हो, किसी भी उम्र के हो, किसी भी समाज के हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा था। मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, ये सब एक लंबी ट्रेन जैसी बना के उसमें एक मार्च रैली निकाल रहे हैं। एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट। और जैसे जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास से वो गुजर रहे हैं, वो उसको सलामी दे रहे हैं। अब जरा पिक्चर को वापस से देखो, तो पिक्चर में कुछ ग्रुप्स हैं जो झंडा लेके घूम रहे हैं ना, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो हर झंडे के आसपास जो ग्रुप हमें दिखाई दे रहा है वो बेसिकली कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी कंट्री को, है ना, ऐसा मान लो अभी के लिए। तो ये बहुत सारी कंट्रीज हैं यहाँ पर इस रैली में। और इस ये कंट्रीज की रैली में आगे कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, सेकंड नंबर, जैसा हम पिक्चर में देख पा रहे हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे जैसे ये कंट्रीज आगे बढ़ती जा रही हैं और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजर रही हैं, वो उसको सलामी भी दे रही हैं। ठीक है, ये अभी यहाँ पे हमने पढ़ा। ठीक, अच्छा, इसमें मेन चीज क्या, 2 ही कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, यूरोप एंड अमेरिका। उस पर भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, इसको याद रखना है लेकिन, है ना। नेक्स्ट, एज यू वुड रिकॉल, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। अब जैसा कि तुम्हें याद होगा लास्ट ईयर के टॉपिक फ्रेंच रेवोल्यूशन से, कि उस जमाने में, कब, 1789 के टाइम पर, ठीक है ना, उस जमाने से ही, ऐसा बोलना चाहिए हमें, 1789 के टाइम से ही लिबर्टी जो है, आजादी जो है, उसको एक फीमेल फिगर की तरह देखा जाता था। मतलब आजादी की देवी होती थी, आजादी के देवता नहीं होते थे। ठीक है ना, आजादी इज अ फीमेल फिगर, ऐसे उसको ट्रीट किया जाता था। Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of rights of man in the other। तो यहाँ पर ये जो ये जो अगली लाइन हमने पढ़ी, इसका मीनिंग किसके लिए है? ये है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के लिए। ये सब किसके लिए लिखा गया है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक फीमेल फिगर है, तो उसी को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर लिखा जा रहा है कि जैसा कि तुम्हें याद होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम से ही लिबर्टी को, आजादी को एक फीमेल फिगर की तरह शो किया जाता था। और ऊपर जो पिक्चर है वो भी आजादी को ही रिप्रेजेंट कर रही है। साथ ही साथ जो फीमेल फिगर है वो सिर्फ फीमेल फिगर अकेला नहीं है, उस फीमेल फिगर के एक हाथ में हमने एक टॉर्च दी हुई है जो हमें बता रही है कि हमारे दिमाग की बत्ती भी जल गई है ना। सिंपल हमारी भाषा में बोले तो यही कहेंगे कि हमारे दिमाग की बत्ती भी जल गई है, विच रिप्रेजेंट द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। हमें भी ज्ञान हो गया है, तो हमारा भी ज्ञान का प्रकाश जाग गया है। तो ये एक हाथ में है जो शो कर रहा है कि आजादी के साथ, आजादी तभी आती है जब इंसान का दिमाग या, है ना, ज्ञान जाग गया हो। तो ये शो करने के लिए उनके एक हाथ में टॉर्च है एनलाइटनमेंट की। एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर, और इंसान के अधिकारों का एक चार्टर, चार्टर बेसिकली चार्ट कह सकते हो, जिसपे इंसान के अधिकार लिखे हुए हैं, वो भी उनके दूसरे हाथ में देखने को मिल सकता है। नाउ नेक्स्ट आगे क्या है? ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाइज द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। इसके अलावा इमेज में जो आगे की तरफ, आगे का हिस्सा इमेज का फ्रंट पार्ट है, उसमें आप कुछ टूटी फूटी चीजें देख सकते हो। ठीक है ना, शैटर्ड, शैटर्ड मतलब टूटी फूटी चीजें, शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। तो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के टुकड़े या उनकी टूटी फूटी यादें आप इमेज के आगे के हिस्से में देख सकते हो। तो ये इमेज का फ्रंट पार्ट है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, देखो कुछ समझ में आ रहा होगा, मुकुट वुकुट टूटे फूटे पड़े हैं। तो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन होते भी कौन से थे? राजा जिस तरह रूल करता था उसी को ही एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट कहते थे। और राजा, उसका महल, उसके दरबारी, ये सब जब मिल जाते थे एक इंस्टीट्यूशन बन जाता है, उसी को कहते थे एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। तो राजाओं का अंत हो गया है, उनकी सारी निशानियां यार देखो बिखरी हुई पड़ी है ना, जमीन में लातों में पड़ी हुई है, ठोकरें खा रही हैं, ऐसा भी इस इमेज में दिखाने की कोशिश की गई है। तो एक कहावत होती है बेटा, अ पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स। ठीक है ना, ये कहावत है।
तो ये यहाँ पे समझो, इस पिक्चर को देख के तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि कितनी सारी बातें एक पिक्चर बोल रही है सच में। ठीक है, ऑलमोस्ट 1000 वर्ड हमने भी पढ़ लिए होंगे यहाँ तक में। ठीक है तो बिल्कुल वैसा ही है, रियलिटी है ये, है ना। तो आगे क्या हो रहा है फिर कि इमेज के आगे के हिस्से में हम देख पा रहे हैं कि एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के टुकड़े पड़े हुए हैं इन सॉल्यूज यूटोपियन विजन। तो अभी हमने एब्सोल्यूटिस्ट देखा, उसका मीनिंग बगल में लिखा हुआ है। ऐसे यूटोपियन, यूटोपियन का हिंदी मीनिंग होता है इतना अच्छा सोच लेना कि उतना अच्छा कभी रियल में हो ही ना पाए। समझ रहे हो? यूटोपियन का मतलब है इतना बढ़िया सोच लेना किसी चीज के बारे में कि उतना बढ़िया वहां पे हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इतना अच्छा सोच लेना, मतलब जिसको हमारे इंडिया में नाम से कहते हैं राम राज्य, वैसी कल्पना कर लेना। ठीक है, तो सौर्यू का जो विजन था वो यूटोपियन था। ठीक है ना। सौर्यू असल में, अगर हम सौर्यू के विचारों को पूरी तरह जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई साहब वो जो यूरोपियन यूनियन हमने पढ़ा, बिल्कुल वैसे विचार थे, उससे भी और ज्यादा क्लियर है कि पूरी दुनिया में वैसी फ्रीडम होनी चाहिए जैसी फ्रीडम आज यूरोपियन यूनियन में देखने को मिल रही है। और अब तुम शायद समझ पाओ कि यूरोपियन यूनियन ये काम सबसे पहले क्यों कर पाया, क्योंकि यूरोप में ही ऐसे महान लोग पैदा हुए जिनके विचार इस तरह के थे, जैसे सौर्यू। ठीक है ना, फ्रांस में ही तो हुए। तो ऑब्वियस है कि यूरोप के लोगों पे ऐसी बातों का प्रभाव पहले देखने को मिलेगा, समझदारी की। ठीक है, और ये समझदारी की बातें आज से 200 से भी कम सालों पहले कोई कर रहा था, तो आज उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको समझ चुके हैं लोग भी, आम आदमी भी समझ गया है। ऐसा हम बिल्कुल समझ सकते हैं आज की डेट में कि यूरोप के अंदर ये सब हो रहा है और होना भी चाहिए, यूरोप में ही होना चाहिए, क्योंकि यूरोप ही फिर से दुनिया को लीड कर रहा है एक नई डायरेक्शन में, है ना। आगे चलते हैं। तो सौर्यू के यूटोपियन विजन में द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस। सौर्यू कहता था कि पूरी दुनिया के अगर सारे इंसानों को देखा जाए तो इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांटना होगा हमें, और हर ग्रुप को एक नेशन की तरह देखना होगा। तो उसके हिसाब से दुनिया के अलग अलग लोग अलग अलग नेशन के लिए बने, अलग अलग नेशन में होने के लिए कह सकते हैं हम। तो बेसिकली ये दुनिया नेशन में बटी हुई होनी चाहिए, जिसमें इस दुनिया के सारे लोग अपने अपने नेशन में रहेंगे, ऐसा सोचता था वो। ठीक है ना। आगे क्या है, तो ग्रुप एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। और ये जो फ्लैग है, एक कंट्री को रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल है, वो फ्लैग होना चाहिए। ये भी शायद उसी जमाने से ही चला आ रहा है, हालांकि उससे पहले से भी चला आ रहा है, राजा महाराजा भी झंडे का सहारा लेते थे, लेकिन कंट्री को भी रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लैग को ही इस्तेमाल किया गया। मतलब हर कंट्री का अपना एक फ्लैग होगा जो उनको खुद को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, है ना। तो हर कंट्री, हर इंसान, बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस, कि इस दुनिया के लोग अलग अलग ग्रुप्स में बटे हुए हैं, जो कि नेशन के फॉर्म में, अलग अलग नेशन के फॉर्म में, और जिनकी पहचान उनके झंडे से और उनकी नेशनल कॉस्ट्यूम से हो सकती है। सभी अपनी अपनी कॉस्ट्यूम होगी अलग, खास तौर पे। लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। इस प्रोसेशन को, प्रोसेशन मतलब वही जुलूस या रैली, तो इस रैली में वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर चुके हैं ऐसे दो देश हैं, वो है यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड। ठीक है, विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट। क्योंकि ये इमेज बनी है 1848 में, और 1848 में दो ही कंट्रीज थी जो आजाद हो चुकी थी, जो थी अमेरिका और स्विट्जरलैंड। तो इसीलिए इमेज में, फिर देखो इमेज कुछ बोल रही है, दो ही फ्लैग्स हैं जो हम देख पा रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस करके आगे बढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या कि इन्हें लिबर्टी मिल गई है, ये आगे बढ़ चुके हैं लिबर्टी की बात से, लिबर्टी के कॉन्सेप्ट से आगे निकल चुके हैं। ठीक है ना। फ्रांस, अगला शब्द यहां लिखा हुआ है। तो फ्रांस कौन है ये बता दूं, तीसरे नंबर पर जो झंडा दिखाई दे रहा है वो फ्रांस का है। तो फ्रांस बिल्कुल बगल में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के, जैसा हम देख सकते हैं। तो बगल में होने का मतलब क्या है कि 1848 में सौर्यू ऐसा मानता था कि फ्रांस जस्ट अभी आजाद होने ही वाला है, इसलिए इस समय पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के जस्ट पास में किसको होना चाहिए, फ्रांस को, है ना, जो उसको जस्ट क्रॉस करने वाला है। हालांकि फ्रांस अकेला नहीं, अगले पेज पे चलते हैं हम। फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर हैज जस्ट रीच द स्टैच्यू, जो कि हम पीछे देख चुके हैं। फ्रांस जिसकी पहचान उसके क्रांतिकारी तिरंगे से हो रही है, वो अभी जस्ट स्टैच्यू पर पहुंचा ही है। शी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी। तो फ्रांस के पीछे चौथे नंबर का जो झंडा हम देख रहे थे पिछली डायग्राम में, वो था जर्मनी का, बेरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग, जो कि ब्लैक रेड और गोल्डन फ्लैग पकड़े हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, ब्लैक रेड एंड गोल्डन। थोड़ी शायद गड़बड़ है इसमें, स्विट्जरलैंड के आगे यूएसए निकल चुका है, इस तरह दिखाने की कोशिश हो रही है कि जर्मनी और फ्रांस का झंडा सेम ही है। ठीक है, तो जो सेकंड झंडा है वो फ्रांस का है और थर्ड जो है वो जर्मनी का है, ब्लैक रेड एंड गोल्डन। ठीक है ना। तो इसमें शायद यूएसए आगे निकल गया, और वही है बात, क्योंकि ये जो फर्स्ट झंडा इस पिक्चर में देख पा रहे हो ना, वो एक्चुअल में स्विट्जरलैंड का है। ठीक है, इसको क्रॉस चेक भी करना, गूगल पे मिल जाएगा, ये स्विट्जरलैंड का फ्लैग है।
तो बेसिकली अमेरिका बहुत आगे निकल गया है शायद, इसलिए है ना डायग्राम से भी बाहर चला गया है। अपन चलते हैं आगे। तो फ्रांस के पीछे जर्मनी दिखाया जा रहा है जिसके हाथ में ब्लैक, रेड और गोल्डन फ्लैग है। Interestingly, at the time when Soryu created this image, the German people did not yet exist as a united nation. The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation-state under a democratic constitution. क्या लिखा है कि जर्मनी के लोग फ्रांस से पीछे चल रहे हैं, ये पढ़ लिया हमने। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिस समय सॉर्यू ने ये इमेज बनाई, उस समय जर्मनी एक देश के तौर पर, एक यूनाइटेड नेशन के तौर पर एग्जिस्ट नहीं करता था। जर्मनी नाम का कोई देश ही नहीं था। स्टिल जो झंडा जर्मनी के नाम से फ्रांस के पीछे लेके लोग चल रहे हैं, है ना, कि हम जर्मनी के लोग हैं और हमारा झंडा है और हम लोग जर्मनी को बिलोंग करते हैं, ऐसा हम मान रहे हैं इमेज में। तो ये लोग कौन है, कौन सी जर्मनी की बात कर रहे हैं? तो द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप इन 1848। जो झंडा वो अपने हाथ में लिए हुए हैं, असल में वो 1848 में उनकी लिबरल होप्स को शो कर रहा है। ठीक है ना, इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848। 1848 में जर्मनी, जो आज जहां हम जर्मनी देखते हैं, उस जगह पर जो लोग रहते थे, उनकी भावनाएं बिल्कुल ऐसी थी कि वो आजादी चाहते ही हैं। तो उनकी उन भावनाओं की कदर करते हुए, है ना, और ये मानते हुए कि वो अपनी इन भावनाओं को रियलिटी में कन्वर्ट करने ही वाले हैं, सॉर्यू ने उन्हें फ्रांस के जस्ट पीछे जगह दी, जर्मनी को, है ना। तो 1848 में उनकी जो उम्मीदें थी लिबर्टी पाने की, उसी को शो करने के लिए। अच्छा, किसकी उम्मीद है ये भी बहुत अच्छे से पढ़ लो। तो टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज इनटू अ नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। असल में आज हम जिस जर्मनी को देखते हैं वो जर्मनी एक टुकड़ा कभी था ही नहीं। 1848 से पहले तक, एटलीस्ट 1848 तो अभी तक मान ही सकते हो तुम लोग, 1848 तक भी जर्मनी जो आज हम देखते हैं वो असल में बड़े बड़े टुकड़ों में बटा हुआ था, काफी सारे टुकड़ों में बटा हुआ था, छोटे बड़े, समझ गए। तो असल में 1848 में जो प्रोसेस चल रही थी जर्मनी की, जर्मनी के लोगों की, वो प्रोसेस ही ये थी कि इन सभी टुकड़ों को जोड़ के एक सिंगल कंट्री बना दी जाए। यही बात यहां पे लिखी है कि 1848 में ये जो सॉर्यू ने इमेज में जर्मनी को चौथे नंबर पर रख दिया है, वो सिर्फ इसलिए रखा है कि 1848 में जो अलग अलग जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज थी, ये जो छोटे छोटे टुकड़े इनको प्रिंसिपैलिटीज कहते थे, तो जर्मन भाषा बोलने वाले जो लोग इन प्रिंसिपैलिटीज में रहते थे, वो ये मानते थे कि हम एक यूनाइटेड नेशन बनाएंगे, एक यूनाइटेड कंट्री बनाएंगे बेसिकली, जो चल रही होगी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के तरीकों से। और ये उनकी उम्मीदें थी जिसको लेके सॉर्यू ने उन्हें इस इमेज में जगह दी। नेक्स्ट, फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया। फिर जर्मनी के पीछे अगर हम देखें तो ऑस्ट्रिया है, द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, दो सिसिलीज का किंगडम, जो कि बेसिकली आप आगे चल के हम देखेंगे इटली बन जाएगा। तो द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज हैज नाउ बिकम इटली, है ना। फिर लोम्बार्डी है, पोलैंड है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, हंगरी है और रशिया है। ऐसा सॉर्यू का मानना था कि इसी ऑर्डर में ये कंट्रीज अपने अपने नेशन बना पाएंगी। सो आगे क्या है, फ्रॉम द हेवंस अबव, इसके अलावा आसमान से, हेवन कहो, स्वर्ग कहो, आसमान कहो, तो आसमान से क्राइस्ट, सेंट एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन, इस, है ना, चित्र को निहारने के लिए, इस दृश्य को निहारने के लिए आसमान से जीसस क्राइस्ट स्वयं आए हैं, कुछ संत आए हैं और कुछ एंजल्स भी इस सीन को देखने के लिए आई हुई हैं, जैसा कि पिक्चर में देख सकते हैं। दे हैव बीन यूज्ड बाय आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ये जो अभी हमने लाइन पढ़ी है बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है, क्या होता है फ्रेटर्निटी का मतलब? भाईचारा। तो बेसिकली ये जो ऊपर क्राइस्ट और ये जो सेंट और एंजल्स हैं, ये सॉर्यू ने इसलिए बनाए हैं कि भले ही ये पूरे पैराग्राफ में हमने बंटवारे की बात की हो कि ये पूरी दुनिया के लोग बट बट के रहेंगे, ग्रुप्स में रहेंगे अलग अलग, और उन ग्रुप्स को नेशन कहेंगे, तो अभी तक तो बंटवारे की बात हो रही थी, लेकिन इन बटे हुए ग्रुप्स में भाईचारा होगा, ये शो करने के लिए फाइनली सॉर्यू ने भगवान की इमेज का सहारा लिया कि भगवान हम सबके एक ही हैं, हम सब एक ही परम पिता के छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसा उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, सो दैट भले ही हम नेशंस में बढ़ जाएं बट हमारे अंदर यूनिटी खत्म ना हो। समझ गए? तो एक बहुत ही, कह रहा हूं ना, यूटोपियन विजन था, तो बिल्कुल यूटोपियन विजन है। और अगर इस पिक्चर को ध्यान से देखो तो 1848 में किसी इंसान के विचार, इस पर कभी सोचना है ना, तो आज 2021 में तुम्हारे विचार किस लेवल के होने चाहिए, थोड़ा अपने बारे में भी सोचने को मिलेगा तुम्हें। आगे चलते हैं। दिस चैप्टर विल डील विद मेनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय सॉर्यू इन फिगर 1। तो सॉर्यू का ये जो फिगर 1 है, ये तुम्हें काफी हेल्प कर रहा है इस चैप्टर को समझने में, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पिक्चर के आसपास ही घूमने वाला है। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम सॉर्यू के विचारों पर ही, या ये पूरा चैप्टर सॉर्यू के विचारों को ही डील करता है, जो कि फिगर 1 में हमने देखे। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, ठीक है, 19th सेंचुरी पता होगी,
1800 से 1900, इसको बोलते हैं 19 सेंचुरी, ठीक है, 1801 से लेके 1900 तक। तो 19 सेंचुरी, क्योंकि 1848 भी काय में आता है 19 सेंचुरी में। तो नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज अ फोर्स व्हिच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। क्या कह रहे हैं कि नेशनलिज्म एक ऐसी ताकत बन के आया जिसने पूरे यूरोप के पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड में बदलाव लाके रख दिए, ठीक है ना। नेशनलिज्म एक ऐसा आइडिया बन के आया कि लोगों ने जब उसको समझा, जैसे जैसे लोगों ने उसको समझा, पूरे यूरोप में पॉलिटिकल लेवल पे और लोगों की बौद्धिक लेवल पे, मेंटल लेवल पे बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला, ठीक है। पहले तो इंसान का दिमाग चेंज होगा ऑब्वियस है, और इस दिमाग की वजह से वहां की पॉलिटिक्स चेंज हो गई, ठीक है। और यही हमें अभी चैप्टर में पढ़ना है। काफी हद तक वैसे तो यही से अंदाजा लगा पाए होगी कि पहले तो दिमाग ही चेंज होता है, तब जाके पॉलिटिक्स बदलती है, और वही यहाँ पर हुआ इस नेशनलिज्म के आइडिया के दम पर। आगे देखते हैं क्या लिखा है। द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वाज द इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट। और इन सभी बदलावों का जो अंत परिणाम था वो था नेशन स्टेट का इमर्ज होकर सामने आना, नेशन स्टेट का पैदा हो जाना बेसिकली, इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। यही वो लाइन है जिसको मैं पहले बता चुका हूं, किनकी जगह पे आई ये नेशन स्टेट, मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर जो पहले फैले हुए थे यूरोप में, उनकी जगह पर। इस लाइन का मतलब समझो, ऐसे एम्पायर फैले हुए थे जो है ना, ऐसी डायनेस्टीज के एम्पायर, डायनेस्टी समझते हो, फैमिली को बोलते हैं डायनेस्टी, और एम्पायर उनका रूलिंग एरिया। तो ऐसी डायनेस्टीज का एम्पायर चल रहा था जो मल्टीनेशनल थी। जो मैंने बताया क्यों हो गई थी मल्टीनेशनल, क्योंकि उन्होंने आसपास के राजाओं को हराया और उनके लोगों को भी अपने साथ ले आए, तो वो लोग इनके देशों में आके मिक्स हो गए, और इस तरह इनका जो एम्पायर है वो मल्टीनेशनल हो गया, क्योंकि तरह तरह की नेशनैलिटी वाले लोग, ठीक है ना, तरह तरह की नेशनैलिटी वाले लोग इनके देश में पाए जाने लगे। तो ये मल्टीनेशनल एम्पायर खत्म हो गए, और इनकी जगह पर हमें नेशन स्टेट देखने को मिले इन सभी बदलावों के बाद। The concept and practices of a modern state in which a centralized power exercise sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe. ये कॉन्सेप्ट और ये प्रैक्टिस, मतलब सिर्फ विचार नहीं, कॉन्सेप्ट मतलब विचार होता है, मैंने कहा ख्याल, तो सिर्फ ये ख्याल नहीं, इसकी प्रैक्टिस भी, कि एक मॉडर्न स्टेट बनाएंगे, और उसको लेके धीरे धीरे एक्शन भी लिए जाने लगे थे। तो कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न स्टेट ये है ना। और कैसा मॉडर्न स्टेट, जिसमें एक सेंट्रलाइज पावर एक फिक्स्ड टेरिटरी के ऊपर, क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी के ऊपर अपनी मर्जी से रूल करेगी, पावर्स को एक्सरसाइज करेगी, ऐसा होगा एक मॉडर्न स्टेट। इसको लेकर विचार और प्रक्रियाएं पूरे यूरोप में लंबे समय से चल रही थी। क्लियर, बेसिकली नेशन की बात हो रही है, सिंपलेस्ट भाषा में बोले नेशन, एक देश होगी जो पूरे देश को चला रही होगी। तो ये सारी जो विचार हैं और इन पर एक्शंस हैं, वो काफी लंबे समय से यूरोप में छोटी मोटी अलग अलग जगहों पर लिए जा रहे थे। बट अ नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। ये और इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक नेशन स्टेट असल में वो होगा जिसमें सिर्फ रूलर्स नहीं, बल्कि उस देश के मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजन ये मानने को तैयार हो कि उन सब में कुछ कॉमन है, उनकी आइडेंटिटी कॉमन है, या उनकी शेयर्ड हिस्ट्री है, इतिहास में कुछ ऐसा है जो उनका है ना, उनके लिए सेम है, शेयर किया है उन्होंने इतिहास में कुछ, या उनके पूर्वज सेम रहे हैं। तो एक देश तभी बन पाएगा जब उस देश के ज्यादातर लोग ये मानने को तैयार हों कि हम सब में कुछ कॉमननेस है। तो ऐसा ना हो कि वापस से वो पुराने सिस्टम में चले जाए जिसमें सिर्फ राजा और उसके परिवार को लगता था कि ये देश हमारा है, बाकी किसी को लगे या ना लगे इससे फर्क नहीं पड़ता था। गेटिंग इट? तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा सॉरी का मानना था। सो दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। अब ये भी है कि ये जो कॉमननेस हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत पुराने जमाने से नहीं चली आ रही, बहुत मतलब है ना सदियों पुरानी, और बहुत पीछे से निकाल के लानी है। कैसे आएगी ये? इट वॉज फॉल्स थ्रू स्ट्रगल्स थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड कॉमन पीपल। तो ये जो हम कॉमननेस ढूंढ रहे हैं, ये कोई है ना ग्रंथों से और ऐसे कहीं से नहीं मिलने वाली है। ये कहीं ना कहीं आप एक साथ मिलके कभी लड़े होंगे, उसकी वजह से कॉमननेस आ सकती है। तो इट वॉज फॉल्स थ्रू स्ट्रगल्स थ्रू द एक्शन ऑफ लीडर्स। कई बार किसी लीडर के सामने आने की वजह से, एक लीडर ने लोगों को इकट्ठा किया, उनको जमाया, इसकी वजह से ये यूनिटी आ सकती है। और एंड द कॉमन पीपल, तो लीडर एंड द कॉमन पीपल जब मिलकर काम करते हैं, ऐसे भी यूनिटी या कॉमननेस आ सकती है। दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस। तो अभी तो हम ऊपर ऊपर से देख रहे हैं कि किस तरह यूनिटी आई होगी, किस तरह नेशन स्टेट बना होगा, लेकिन इस चैप्टर में हम उन सभी अलग अलग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे जिनके जरिए नेशन स्टेट और फाइनली नेशनलिज्म 19th सेंचुरी यूरोप में आया। गॉट इट? ये है हमारा
चैप्टर पूरा। इसमें एक शब्द इस्तेमाल हो गया प्लेबिसाइड। आई एम जस्ट सर्चिंग कि ये आया कहाँ है, पहले तो हमने क्यों नहीं देखा प्लेबिसाइड शब्द। ओके, प्लेबिसाइड इस्तेमाल हुआ है, ये सोर्स ए में आंसरेनन व्हाट इज अ नेशन, तो इसमें प्लेबिसाइड शब्द इस्तेमाल हुआ है। प्लेबिसाइड बेसिकली होता है डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रिलीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। तो बेसिकली इसमें सभी लोगों को वोटिंग की जब परमिशन मिलती थी किसी एक पर्टिकुलर चीज को हाँ या ना में कन्वर्ट करने के लिए, उसको कहते हैं प्लेबिसाइड, है ना। ये जब पढ़ोगे सोर्स के उसमें मिलेगा। अभी हम आ रहे हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन पे, पार्ट 1 इस चैप्टर का, है ना। तो ये बताता है हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन और आइडिया ऑफ नेशन के बारे में। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्योंकि हमने क्लास 9 में पढ़ा है, हमें पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था, और वहीं से कि फ्रांस के अंदर नेशन जैसा कुछ बनाने की डिमांड आ गई थी, है ना। पहली बार ये कोशिश की थी फ्रांस ने, तो ऑब्वियस है कि पहली बार में कोई नेशन बन तो नहीं जाएगा परफेक्ट नेशन, लेकिन कोशिश वहां से शुरू हो गई थी। इसीलिए हम कहेंगे कि दो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वहीं से नेशन का आइडिया भी निकला है, तो दोनों कनेक्टेड हैं। तो द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789, वहीं से शुरुआत कर रहा है चैप्टर भी, है ना, ये पार्ट कि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ ही पहली बार नेशनलिज्म को लेके, है ना, लोगों के विचार साफ तौर पे नजर आए थे। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, वाज अ फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क। फ्रांस, जैसा कि तुम्हें याद होगा, एक पूरी तरह टेरिटोरियल स्टेट था। टेरिटोरियल स्टेट मतलब जो अपनी टेरिटरी को लगातार बढ़ाना चाहता है, ऐसा। तो एक पूरी तरह टेरिटोरियल स्टेट था, अलग अलग टेरिटरीज को मिलकर बना था, और उस पर एक एब्सोल्यूट मोनार्क का रूल चल रहा था 1789 में। The political and constitutional changes that came in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens. फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो कुछ भी हुआ वो तुमने लास्ट ईयर पढ़ लिया है, तुम्हें बस उसको याद रखना है, यहाँ पे उसको यूज करना है। क्या लिखा है कि जो भी पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, ठीक है ना, पॉलिटिकल भी हुए थे और कॉन्स्टिट्यूशनल भी हुए थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं तो बना दिया, यही बहुत बड़ा चेंज है। तो पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान या फ्रेंच रेवोल्यूशन की आड़ में जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव फ्रांस में आए, उसकी वजह से जो सॉवरेनिटी थी, सॉवरेनिटी क्या होती है, अब सॉवरेनिटी होती है देश की मालकियत, मालिक होने की जो पावर है। तो देश की जो मालकियत थी वो किसको मिल गई, मोनार्की की बजाय एक फ्रेंच सिटीजन की बॉडी को, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंच सिटीजन को ये सॉवरेनिटी ट्रांसफर हो गई। The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. और इस रेवोल्यूशन का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि आज से नेशन जो होगा, है ना, जो लोग हैं वही इस नेशन को बनाएंगे और इसके भाग्य को लिखेंगे। मतलब जो देश का निर्माण है वो लोगों के हाथ में नहीं लिखेगा, ठीक है। नाउ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। तो यही हम पीछे पढ़ रहे थे कि यूनिटी लाने के लिए अलग अलग प्रयास किए गए, अलग अलग देशों में अलग अलग कोशिशें की गई। तो शुरुआत से ही फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज अलग अलग तरीके और प्रैक्टिसेस लगाते रहते थे ताकि फ्रेंच लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट की जा सके, उनके दिमागों में ऐसी फीलिंग लाई जा सके कि वो भी एक है। The ideas of la patrie means the fatherland and les citoyens, which means the citizen, emphasize the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution. दो ऐसे आइडिया लाए गए फ्रेंच भाषा में, है ना, फ्रेंच वर्ड है ये ला पैट्री, जिसका मतलब होता है द फादरलैंड, ठीक है ना, जो देश है उसको ये एज अ मेल रिप्रेजेंट किया करते थे। तो ला पैट्री जिसको फादरलैंड कहते थे, एंड ले सिटोयन मींस द सिटीजन। तो इनके कहने का मतलब था कि देश एक पिता की तरह है और हम उसके बच्चे हैं, हम सिटीजन उसके बच्चे हैं, जिसमें हम सब बच्चे बराबर हैं और कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको ये बराबरी देता है, ऐसा उनका मानना था। ये आइडिया वो उस समय लेकर आए थे। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। एक नया झंडा भी लाया गया जो कि ट्राई कलर था, जो कि इस्तेमाल किया गया पुराने रॉयल स्टैंडर्ड को हटाने के लिए। मतलब पहले जो राजा का झंडा था उसके बदले अब एक तिरंगा ले आया गया। The Estate General was elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly. जो राजा की सभा थी उसको कहते थे एस्टेट जनरल, ठीक है ना, ये एस्टेट जनरल राजा की सभा है। तो राजा की सभा अब कैसे बनने लगी, एक्टिव सिटीजन की बॉडी से बनने लगी, मतलब उसमें इलेक्टेड लोग होने लगे। पहले राजा के अपनी पसंद के लोग होते थे, लेकिन अब एस्टेट जनरल में इलेक्टेड लोग होते थे जो कि एक्टिव सिटीजन की एक टीम थी, एक बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन थी, है ना। तो एक्टिव सिटीजन कौन थे, ये लास्ट ईयर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि कुछ ही लोग थे जो सरकार में जा सकते थे, तो उन्हीं की बात हो रही है। हाँ, क्या हुआ,
द एस्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय अ बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजंस एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। तो जो राजा की सभा थी जिसका नाम एस्टेट जनरल था, अब उसमें एक्टिव सिटीजंस की एक बॉडी इलेक्ट होके आती थी और इस सभा का नाम बदलकर भी नेशनल असेंबली रख दिया गया। ठीक है ना, तो सभा भी बदल गई, उसका तरीका भी बदल गया काम करने का, सब कुछ चेंज किया जा रहा था। न्यू हाइम्स वर कंपोज, ये भी बदल डाली। जो लोकगीत थे, देश को लेके जो गीत थे वो बदले गए। हाइम्स मतलब होता है गीत या किसी तरह की धुन बनाना। ओथ्स टेकन, नई कस्में खाई गई, शपथ बेसिकली है ना, शपथ ली गई। एंड मार्टियर्स कमेमोरेटेड, और जो शहीद थे, मार्टियर मीन शहीद, तो मार्टियर्स को याद किया गया। ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। और ये सब क्यों किया गया? एक देश की फीलिंग लोगों के मन में जगाने के लिए। समझ रहे हो, फ्रांस एक देश है, ऐसा लोगों के अंदर लाने के लिए, लोगों के अंदर ये फीलिंग लाने के लिए नए नए गीत लिखे गए, कस्में खाई गई, नई नई कस्में खिलवाई गई लोगों को, और शहीदों को याद किया गया कि कौन कौन फ्रांस के लिए लड़ते हुए अपनी जान दे चुके हैं। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजंस विद इन इट्स टेरिटरी। ये है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो हम पीछे नहीं सुनी थी, हमने पिछले वाले पार्ट में हमने नहीं सुनी थी। क्या? कि जब एक राजा होता था, राजा वाले टाइम की बात करें, तो वो राजा के अंडर में उसके कुछ मंत्री होते थे, या उसके जो है ना, हम कहें एक शब्द आता था जिनके लिए सलाहकार भी नहीं, हमें यहाँ ऐसा नहीं बोलना है। बेसिकली हर गांव का एक मालिक बनाते थे वो, उसको हम जमींदार कह सकते हैं, है ना, ऐसा कह सकते हैं अभी। हाँ, मुखिया कह सकते हैं हर गांव का। तो ये जो मुखिया होता था, ये अलग अलग इलाकों में अलग अलग रूल बना सकते थे। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि किंगडम एक ही है, लेकिन इस किंगडम की अलग अलग इलाकों में रूलिंग अलग अलग चल रही है। किसी जगह पे ज्यादा टैक्स लग रहा है, किसी जगह पे कम टैक्स लग रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा था। तो इसकी वजह से लोग परेशान होते थे। कभी एक इलाके का आदमी दूसरे इलाके में चला जाए तो वो बहुत परेशान हो जाता था, उसको समझ में ही नहीं आता था कि यहाँ ये सब क्यों हो रहा है और दूसरी जगह ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा बिजनेस करना और मुश्किल था क्योंकि टैक्स अलग अलग थे हर जगह के। तो ये कुछ ऊपर ऊपर से अगर बातें समझ पाओ तो इससे अंदाजा लगा सकते हो कि एक देश में रहना मीन एक किंगडम में रहना, एक ही राजा के अंडर में रहना भी कितना मुश्किल था। कुछ यूनिफॉर्म था ही नहीं। तो ये जो नई सरकार बनी, ठीक है, जैसे हम क्या कह रहे हैं, नेशनल असेंबली, इसने एक बहुत अच्छा काम किया। इसने एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया, यानी पूरे देश को एक सेंटर पॉइंट से ही चलाया जाएगा। सेंटर पॉइंट सेंटर में ऐसा जरूरी नहीं है, एक ही जगह से चलाया जाएगा, ये मुद्दा है। तो जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं ना, जैसे, तो एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया पूरे देश के लिए, और इसमें यूनिफॉर्म लॉज थे सभी सिटीजन के लिए जो उस इलाके में आते हैं। तो ऐसा भी था कि पहले हर इलाके के लॉज भी अलग थे। मतलब आप एक मान लेते फ्रांस के किंगडम में रह रहे हो, ठीक है, तो उस किंगडम में आप किसी इलाके में रहते हैं और वहां पे आपने चोरी की तो आपको अलग सजा मिलेगी, और दूसरे इलाके में सजा अलग मिल सकती है क्योंकि लॉज भी डिफरेंट थे। तो ये सारी चीजें किंगडम के टाइम पर जो राजा महाराजा वाला कल्चर था उसमें होती थी। लेकिन अब ये सारी चीजें बदल दी गई, पूरे देश पर सभी लोगों पर एक जैसे रूल्स होंगे, ये यहाँ पर किया गया नेशनल असेंबली के द्वारा। तो एक बढ़िया सुधार था, है ना, एक बहुत अच्छा चेंज था जो लेके आए यहाँ पर। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड एंड द यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। यही है वो लाइन जो मैं और थोड़ा पिछली वाली लाइन में बोल रहा था। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज हटा दी गई, मतलब अब आप व्यापार करने जाओगे तो एटलीस्ट आपको एक देश के अंदर ही अंदर तो टैक्स नहीं देना है। जैसे हम ऐसे माने इंडिया में आप एमपी से यूपी जाएं और आपको टैक्स देना पड़े तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, लेकिन ऐसा पहले था। जो राजा है, फ्रांस का ही जो राजा था, उसके ही राज्य में आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको टैक्स देना पड़ता था, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी। तो वो कस्टम ड्यूटी बंद कर दी गई, जिसे हम कहेंगे इंटरनल कस्टम ड्यूटी। ठीक है ना, बाहर से कुछ आएगा वो उस पर लगेगी, बट इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज, और जो पुराने ड्यूज थे किसी और ना राजा से पहले, मतलब राजा, ये जो सिस्टम चेंज हुआ फ्रांस में 1789 में, 1789 से पहले किसी का कुछ बकाया था तो उनको भी माफ कर दिया गया। ठीक है ना, ये जो नई सरकार थी उसने किसी के भी जो पुराने कर्जे थे वो माफ कर दिए, ऐसा भी हुआ। एंड द यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तक देखने मिलता था कि एक ही किंगडम में अलग अलग जगहों पर वेट और मेजरमेंट के तरीके भी अलग अलग थे। ठीक है ना, और इवन ये तक हो सकता था कि नाम सेम हो। जैसे उदाहरण के लिए फ्रांस की बात करें हम फिर से, तो फ्रांस के 4 इलाकों में वजन नापने के लिए मान लेते किलो ही चलता था, तो नाम भले ही किलो हो सकता है लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो हर जगह अलग अलग थी। मतलब इलाका 1 जो है वहां पर 1 किलो का मतलब 900 ग्राम हो सकता है, और सेकंड वाले में 1 किलो का मतलब 1100 ग्राम हो सकता है। तो इससे भी बिजनेसमैन और जो लोग हैं उनको बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। तो ये भी यहाँ पर चेंज कर दिया गया, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर लाया गया। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये प्रॉब्लम के तौर पर बताया गया है कि किस तरह से
अलग अलग जगहों पर एक ही चीज को अलग अलग तरीकों से शो कर देते हैं, एक ही वेट को, बेसिकली वेट या मेजरमेंट, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी लोगों के सामने, ये आगे चैप्टर में हम देखेंगे, बट समझ में आना चाहिए कि ऐसी प्रॉब्लम्स के लोग वहां पर रोज जूझते थे ना, रोज उनको ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता था। ना आगे क्या लिखा है, रीजनल डायलेक्ट वर डिस्करेज। इसके अलावा रीजनल डायलेक्ट, डायलेक्ट शब्द का मीनिंग समझ लो, बोली। डायलेक्ट का मतलब होता है बोली। तो और एक होती है भाषा, ये भी समझो। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ भाषा एंड अ बोली? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लैंग्वेज एंड अ डायलेक्ट? ठीक है। और भाषा? इस तरह नहीं है, एरिया पे डिपेंडेंसी नहीं है ना दोनों की के। हाँ। अ, काफी काफी क्लोज है ये आंसर, है ना। देखो क्या होता है, बेसिकली जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि भाषा एक ऐसी चीज है जिसकी ग्रामर होती है, उसकी अपनी वोकेबलरी होती है, ठीक है, रूल्स होते हैं, बेसिकली भाषा में ग्रामर होती है। बोली क्या है पता है? बोली असल में भाषा से बहुत दूर की चीज है। समझो पहले क्या, हिंदी एक भाषा है, ठीक है, लेकिन इस हिंदी भाषा को जब कोई बोलता है तो उसका बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है, इसको कहते हैं बोली। तो बोली के केस में आपको बेसिकली खुद की अपनी वर्णमाला, वर्णमाला इंपॉर्टेंट है, वो नहीं चाहिए, समझे। आपको छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ये सब नहीं चाहिए, ये तो हिंदी में है, इनको ही इस्तेमाल कर रहे हैं हम, लेकिन इनको जिस तरह यूज करना चाहिए वैसे यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ लोग क्यों को काहे ऐसा पूछ लेते हैं ना, काहे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो काहे जो है एक शब्द है वो क्यों के बदले इस्तेमाल होने लगा। तो काहे क्या है, एक बोली का पार्ट है, क्योंकि शुद्ध हिंदी में उस शब्द को क्यों की तरह बोलना चाहिए था। तो डिफरेंस समझ में आ गया। तो यही लिखा है, बोलियां बंद कर दी गई। तो क्या लिखा है, रीजनल डायलेक्ट वर डिस्करेज। जो नया फ्रांस था, देश जो बना था, उसमें रीजनल बोलियों को डिस्करेज किया गया। मतलब अलग अलग जगहों पर लोग अलग अलग भाषा को, अलग अलग तरीके से भाषा को बोलते थे, बोलियां अलग थी, तो वो सारी बोलियां डिस्करेज कर दी गई। और पूरे फ्रांस के लोग जो थे, जो अब नया फ्रांस बना है, इसमें उन्हें कहा गया कि अब वो शुद्ध फ्रेंच में ही बात किया करें, मतलब फ्रेंच एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस। और ऐसा इसलिए भी किया गया था क्योंकि पेरिस में जो कैपिटल सिटी है, वहां पर फ्रेंच ही लिखी और बोली जाती थी। तो वो चाहते थे कि पूरे देश में अगर यूनिफॉर्मिटी आ रही है तो लैंग्वेज में भी आनी चाहिए, समझ रहे हो, इसका टारगेट भी था। तो इसलिए जो लोकल भाषाएं, लोकल बोलियां थी। हाँ। हाँ। यस, काफी हद तक यही है, और क्या, क्योंकि दोनों के वो अल्फाबेट्स तो 26 26 ही है, समझेंगे नहीं, और ग्रामर भी सेम है, सिर्फ कुछ प्रोनाउंसिएशन अलग है, कुछ स्पेलिंग्स अलग है। तो बेसिकली प्रोनाउंसिएशन को ही बोली कह सकते हो, सबसे सिंपल तरीका है, प्रोनाउंसिएशन का जो तरीका है उसको बोली कहते हैं। किसी भी लैंग्वेज के जो शब्द हैं उनको आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं, यही बोली है कि नहीं, ये भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्रांस में क्या किया गया, फ्रांस के अंदर पेरिस में, क्योंकि फ्रेंच भाषा बोली जाती थी, इसलिए वो चाहते थे कि पूरे फ्रांस में फ्रेंच ही बोली जाए। और जिसकी वजह से उन्होंने रीजनल बोलियों को डिस्करेज किया, लोगों को मना किया कि उनका जितना कम हो सके उतना कम इस्तेमाल करें। आगे अरे इसका फायदा भी मिल रहा था, देखो वैसे कहने को हम उनकी कल्चर पे अटैक कर रहे थे ये लोग, लेकिन इसका फायदा ये था कि जो भी बात पेरिस से लॉन्च होगी वो पूरे देश में एक जैसी पहुंच पाएगी, ठीक है ना, कोई उसका तोड़ मरोड़ के मतलब नहीं बदल पाएगा। तो ये पर्पज था इसका कि सबको एक कॉमन लैंग्वेज से जोड़ा जाए, जोड़ने का रीजन था, तोड़ने का रीजन नहीं था, है ना। यहाँ पे आगे देखते हैं, द revolutionaries further declared that it was the mission and destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism, in other words to help other people of Europe to become nation। ये पैराग्राफ सबसे खतरनाक पैराग्राफ है। फ्रांस को तो आजाद करा दिया लोगों ने, फ्रांस के ही लोगों ने फ्रांस को, फ्रांस के राजा लुई 16 से आजाद कराया, लुई 16 को मार भी डाला और एक नई सरकार भी बना ली, सब सही हो गया। लेकिन इसके बाद ये जो रेवोल्यूशनरीज हैं, जिन्होंने ये आंदोलन किया, ये क्रांति की, उन क्रांतिकारियों ने कसम खा ली कि फ्रांस को तो हमने आजाद करा दिया, देश बना दिया, अब हमारा ये मिशन है। और इवन वो ये मानने लगे कि भगवान उनसे चाहता है ऐसा, ठीक है, मिशन एंड डेस्टिनी, ये उनका भाग्य है, भाग्य तो ऐसा कहते हैं भगवान के हाथ में। तो ये वो मानने लगे कि भगवान ने शायद उनके भाग्य में ये लिख दिया है कि अब उनका आगे क्या मिशन होना चाहिए, पूरे यूरोप के लोगों को ऐसे ही आजाद करवाएं।
ठीक है ना, जहां जहां ये डेस्पोटिज्म चल रहा है, डेस्पोटिज्म वही होता है निरंकुश तानाशाही। डेस्पोटिज्म का मतलब है निरंकुश राजाशाही या निरंकुश तानाशाही। निरंकुश मतलब जिसपे किसी का अंकुश ना हो, अंकुश मतलब रोक टोक। तो बेरोक टोक जो तानाशाही चल रही थी, उससे लोगों को आजाद कराना है, पूरे यूरोप के लोगों को, और उन्हें नेशन बनने में हेल्प करना है। ये फ्रेंच नेशन के लोगों का मिशन और डेस्टिनी मान लिया गया या बन गया, जो भी हम शब्द इस्तेमाल करना चाहें, ऐसा उन लोगों ने रेवोल्यूशनरीज ने खुद को देखा, इस तरह से वो खुद को रोल में देख रहे थे। When the news of the events in France reached the different cities of Europe, क्या लिखा है, यूरोप के अलग अलग शहर, मतलब अलग अलग देशों की बात हो रही है। तो जैसे ही फ्रांस में जो घटनाएं हुई, उनकी खबर यूरोप के अलग अलग शहरों में पहुंची। स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास स्टार्टेड सेटिंग अप जैकोबिन क्लब। जो स्टूडेंट्स थे, खासतौर पर क्योंकि फ्रांस की क्रांति में भी स्टूडेंट्स का ही मेन रोल था, तो जो स्टूडेंट्स और पढ़े लिखे लोग थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास के जो पढ़े लिखे मेंबर्स थे, उन्होंने अपने अपने जैकोबिन क्लब बनाने शुरू कर दिए। कहा, दूसरे देशों में। फ्रांस को तो कॉपी कर रहे थे ये लोग, है ना, तो अलग अलग देशों में ऐसे जैकोबिन क्लब बनने लगे जैसे फ्रांस में बनाए गए थे। Their activities and campaigns prepared way for the French armies to move into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in the 1790s. इसका रिजल्ट ये हुआ कि ये जो छोटे छोटे कह सकते हैं हम जैकोबिन क्लब दूसरे देशों में बन गए थे, वो खुद तो कुछ नहीं कर पाए थे उस लेवल पे जितना फ्रांस का जैकोबिन क्लब कर पाया, लेकिन ये जो छोटे मोटे दूसरे जैकोबिन क्लब थे दूसरे देशों के, वो क्या करते थे, उनके अपने देश में फ्रांस के क्रांतिकारी आ सके, रह सके, उनको ट्रेनिंग दे सके, इसकी व्यवस्था ये लोग बहुत अच्छी तरह कर देते थे। मतलब ये जो फ्रांस के लोग अपना मिशन पूरा करने निकल रहे थे, इनको दूसरे देश में जाके कहीं छुपना भी तो पड़ेगा ना, क्योंकि ये उस देश के राजा के खिलाफ जाके भड़का रहे हैं उस देश में जाके, उसी के देश में। तो ऑब्वियसली इनको बहुत खतरा है। फ्रांस के ये जो लोग हैं जो अपने मिशन पर निकले हैं, इनकी तो जान खतरे में है बिल्कुल, इनको तो देखते ही गोली मार दी जाएगी। तो इसीलिए इनको बचाने का, इनकी सेफ्टी का, इनके खाने पीने का, रहने का, रुकने का, ये सारा इंतजाम ये जो जैकोबिन क्लब दूसरे देशों में बन रहे थे उनका काम बन गया। तो अब ये जैकोबिन क्लब फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज को आने का, रहने का, ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते थे, और इसके अलावा उन्हें ट्रेनिंग मिलती थी इसके बदले, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज मान चुके थे कि उन्हें पूरे यूरोप को आजाद कराना है, तो दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, और इस काम को करते हुए फ्रेंच आर्मीज को, सीधे आर्मी ही शब्द इस्तेमाल किया गया है, फ्रांस की सेना, फ्रेंच आर्मीज को हॉलैंड में, हॉलैंड जानते हो, नेदरलैंड, बेल्जियम, बिल्कुल सही है, पहुंच जाए इनसे ये, है ना, क्योंकि ये फ्रांस के बॉर्डर शेयर करते हैं, वो कंट्रीज हैं। तो हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में और इटली में चारों बॉर्डर शेयर करते हैं। ऑब्वियसली फ्रांस से निकल के जो रेवोल्यूशनरीज हैं वो इन चार देश में गए होंगे, और यहां पर जो जैकोबिन क्लब थे उनकी मदद से ये वहां तक पहुंच पाए। ठीक है ना। Now, with the outbreak of Revolutionary War, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. और जहां जहां जिस जिस देश में रेवोल्यूशनरी वॉर हो जाता था, समझ रहे हो, फ्रांस में तो हो ही चुका था, और जिस देश में इनकी वजह से रेवोल्यूशनरी वॉर होता था, उस वॉर की वजह से और बड़े इलाके तक इनके आंदोलन की और नेशनलिज्म की बातें फैलती थी, समझ रहे हो। जैसे अब यहाँ पे मान लें हम स्विट्जरलैंड में हुआ, तो स्विट्जरलैंड से और आगे पोलैंड में जाएगा, ऑस्ट्रिया में जाएगा और पूरे यूरोप में फैल जाएगा। तो फ्रांस से थोड़ा फैलाया, थोड़े से और फैलेगा, ये जान चुके थे ये लोग, और उसी प्रोसेस को ये फॉलो कर रहे थे। आगे क्या हो रहा है, फिर आगे एक मैप दिया हुआ है, ये मैप है, देखो इसको ध्यान से देख लो जरा पहले। यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना 1815, ठीक है, 1815 के बाद यूरोप कैसा दिखता था वो यहाँ इस ऊपर के मैप में देख सकते हो। काफी विचित्र डायग्राम देखने को मिल रहे होंगे ना। हालांकि फ्रांस वैसा ही है जैसा हम आज देखते हैं काफी हद तक। जर्मनी दिखाई ही नहीं दे रहा है, नेदरलैंड, बेल्जियम, ये सब वही है जहां थे, ठीक है ना। कुछ कुछ अलग है, कुछ कुछ सेम है, काफी ऐसा है ना। तो देखो आराम से समझना उसको, और आज वाले मैप से कंपेयर भी करना। हम चलते हैं आगे। आगे क्या है, विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। अब सीधे कहानी बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गई है ना। 1790 से हम सीधे कहां गए हैं, नेपोलियन के टाइम पे। तो नेपोलियन कब राजा बना था, 1804 में। तो एटलीस्ट हम लगभग 15 साल का जंप मार चुके हैं। 1790 में क्या हो रहा था ये हम पीछे पड़ चुके हैं। उसके बाद 1804 आ चुका है। यहां तक आते आते 1804 तक आते आते तुम लोगों को इतना याद होना चाहिए कि फ्रांस में ही बहुत बदलाव हो गए थे। वो फ्रांस जो दुनिया को आजादी सिखाने निकला था, वो वापस से ही गुलाम बन गया था, ये हो चुका था यहां तक, ठीक है ना। फ्रांस वापस से नेपोलियन के अंडर में आ गया था, और नेपोलियन एक तरह से राजा ही था। तो जिस चीज से निकल के फ्रांस
है ना, आगे बढ़ा था और लोगों को आगे बढ़ाने निकल गया था, उसी चीज में आके फ्रांस खुद ही फंस चुका था। तो अब हम वहां से शुरू कर रहे हैं कि नेपोलियन जब आया तो नेपोलियन ने फ्रांस को कब्जे में लिया और फ्रांस के बाद और भी जगहों को कब्जे में ले लिया। ठीक है, वो इसलिए कर पाया क्योंकि काफी हद तक फ्रांस की जो पिछली सेनाएं थी जैकोबिन्स क्लब वाली, उनका सपोर्ट, उनका उन पर भरोसा था पड़ोस के देशों को, जिसकी वजह से नेपोलियन उनको जल्दी से जल्दी जीत पाया, है ना, ये भी काफी फैक्टर रहे। ठीक है, तो नेपोलियन ने लेकिन जिन जिन देशों को भी जीता उनके अंदर उसने वो सारे सुधार किए जो वो पहले से फ्रांस में कर चुका था। मतलब फ्रांस को कब्जे में लेने के बाद उसने और भी देश कब्जे में लिए और जो सुधार उसने फ्रांस में किए थे अपने हिसाब से अपनी राजाशाही चलाने के लिए, वही सारे चेंजेस उसने दूसरे देशों में भी कर दिए। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। यही वो लाइन है जो मैं बता रहा था कि मोनार्की को वापस लाके नेपोलियन ने अनडाउटेडली डेमोक्रेसी तो वापस से फ्रांस से खत्म कर दी थी, जा चुकी थी डेमोक्रेसी, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेटिव शब्द को मतलब समझो अभी सिंपल के देश चलाने की फील्ड में, लेकिन देश को चलाने के लिए उसने जो नए तौर तरीके अपनाए, नए रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल उसने लागू किए, इनकॉर्पोरेट करना होता लागू कर देना, तो जो नए तौर तरीके उसने लागू किए उसकी वजह से ये जो पूरा सिस्टम था वो बहुत ही ज्यादा रेशनल और एफिशिएंट हो गया। रेशनल मतलब समझ में आने लायक, इजी, एंड एफिशिएंट मतलब प्रोडक्टिव, जिससे फायदा भी हो, मतलब सिर्फ सिंपल ही नहीं किया, उसको फायदेमंद भी बना दिया। तो इन दो लाइनों का जो मतलब है उसको मिला के समझो तो क्या लिखा है कि नेपोलियन ने भले ही फ्रांस से डेमोक्रेसी छीन ली हो, लेकिन ये मत सोचना कि डेमोक्रेसी चले जाने से लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ गई होंगी, क्योंकि अक्सर राजा रूलिंग गलत तरीके से करता है, लोगों को प्रॉब्लम में डाल देता है। नेपोलियन एक डिफरेंट तरह का राजा था, उसकी राजाशाही भी डेमोक्रेसी जैसी थी, समझ गए, क्योंकि वो एक इंटेलिजेंट राजा था, डिफरेंट नहीं इंटेलिजेंट राजा बोलना चाहिए, क्योंकि राजा हो या सरकार हो, फायदा तो तभी होगा ना जब जनता फायदे में जाएगी, क्योंकि जनता फायदे में जाएगी तब वो तुम्हें टैक्स देगी। तो मैं तो मानता हूं शायद कि पीछे के जो राजा है वो बेवकूफ थे, नेपोलियन एक असल में सही राजा माना जा सकता है कि नहीं, ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया, राजाशाही होते हुए भी लोग खुश थे, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द सिविल कोड ऑफ 1804, 1804 में ही इसने एक सिविल कोड तैयार किया था। सिविल वंस अगेन रिप्रेजेंट्स द सिटीजन, तो सिटीजन के लिए एक कोड, बेसिकली एक ना कहेंगे हम रूल्स बनाए थे जो उन्हें फॉलो करने होंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज कह सकते हो जो हमारे यहाँ आज होती हैं। सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली नोन एज नेपोलियनिक कोड, इसको नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं, डिड अवे विद ऑल बर्थ और प्रिविलेजेस। क्या होता था, कोई भी राजा अपने बेटे को ही राजा बनाता था, वो चाहता भी नहीं था कि उसका बेटा राजा ना बने, गलती से भी ऐसा ना हो जाए कि उसका बेटा राजा ना बने। लेकिन नेपोलियन ने इस चीज को खत्म कर दिया। इमेजिन एक राजा कह रहा है कि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा बेटा राजा बने, हालांकि बन जाए तो वो टैलेंट के बेसिस पे बने, लेकिन एक राजा खुद कहे कि हाँ मैं इस रूल को मिटा रहा हूं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो ये बहुत हैरानी की बात होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज उस समय पे कल्चर में थी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। मतलब नेपोलियन इतना भी इम्पार्शियल था कि उसका खुद का बेटा अगर आगे चल के राजा नहीं बन पाया तो उसको इससे कोई दिक्कत नहीं थी, उसने ये मना कर दिया, उसने ना ये बर्थ प्रिविलेज कैंसिल कर दिया। डिड अवे का मतलब बंद कर देना, तो खुद उसने ये रूल जो था, मतलब रूलिंग का जो बाय बर्थ एक प्रिविलेज मिल जाता था राजा के बेटे को, वो उसने कैंसिल कर दिया, बंद कर दिया। एस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ, लॉ के सामने सब बराबर होंगे, ये भी उसने लागू किया। एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, और किसी की प्रॉपर्टी को राजा नहीं छीनेगा, राजा होते हुए भी पहले राजा छीन लेते थे, इसने राइट टू प्रॉपर्टी भी सिक्योर कर दिया कि एज अ राजा ये तो किसी की प्रॉपर्टी एटलीस्ट नहीं छीनेगा। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल, फिर ये कोड फ्रांस से होते हुए उन सभी जगहों पर गया जो फ्रांस के कंट्रोल में थी, प्रॉपर भाषा में गए तो नेपोलियन के कंट्रोल में थी। इन द डच रिपब्लिक, डच कौन है, नेदरलैंड, ठीक है ना, वही हॉलैंड नेदरलैंड की बात हो रही है। तो डच रिपब्लिक में, स्विट्जरलैंड में, इटली में, जर्मनी में, जहां जहां नेपोलियन पहुंचा वहां वहां नेपोलियन ने ये सारी चीजें की जो फ्रांस में उसने की थी। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन, नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिविजन थी, समझ रहे हो, मतलब एक देश को जब हम बांटते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर डिवाइड करते हैं, तो वो उसने उनको सिंप्लीफाई कर दिया। अब सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है कि एक बहुत बड़े राज्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, तो ये भी सही है, अगर एक राज्य बहुत बड़ा हो तो उसको छोटे टुकड़ों में बांट देना चाहिए ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन सही से काम करता, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको सही से डिवाइड करना चाहिए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से हो सके। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, और ऐसा हुआ भी, नेपोलियन ने किया, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों को मिला के, ठीक है, एक बड़ा टुकड़ा बनाना पड़ता है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन काफी अच्छे से हो सके। क्योंकि जर्मनी की अगर हम बात करें, क्योंकि नेपोलियन जर्मनी तक पहुंच पाया था,
तो जिस समय नेपोलियन जर्मनी पहुंचा था, मैंने बताया जर्मनी आज हम जैसा देखते हैं वैसा कभी था ही नहीं, और ऐसा ऊपर के मैप में देख सकते हो 1815 वाले, वहां तो जर्मनी दिख ही नहीं रहा है। तो मुद्दे की बात यह है कि जर्मनी असल में 300 टुकड़ों में बटा हुआ था नेपोलियन के टाइम पे, अंटिल 1804। ठीक, 300 टुकड़े थे। आज वही 300 टुकड़ों को अगर हम इकट्ठा कर दें तो एक देश बन गया है जर्मनी, जैसे हम मैप पे देखते हैं। तो मुद्दा ये है कि नेपोलियन ने इन 300 टुकड़ों को 39 में कन्वर्ट कर दिया था, समझ रहे हो? तो यहां पे उसने उल्टा किया है। क्यों किया? क्योंकि 300 टुकड़ों को चलाने के लिए 300 ऑफिसर चाहिए पड़ेंगे, तो खर्चा बढ़ जाएगा, इसीलिए उसने उन्हें 39 किया। कुछ 4-4, 5-5 को एक ग्रुप में डाल के उसने 39 स्टेट्स ही छोड़े, ये था उसका तरीका, ठीक है ना? तो ये इसने किया। तो बेसिकली मुद्दा है एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन को सिंप्लीफाई करना, मेन मुद्दा ये था, ठीक है? फिर नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। ये जो मैं शब्द अभी बोल रहा था वो था फ्यूडल सिस्टम। राजा के फ्यूडल लॉर्ड होते थे, सामंत कहते हैं जिनको, सामंत प्रॉपर शब्द है सामंत। ये सामंत ही अपने अपने इलाके में रूल किया करते थे अपनी अपनी पसंद से, तो उसने फ्यूडल सिस्टम ही बंद कर दिया। अब फ्यूडल सिस्टम बंद करने का मतलब क्या है कि अभी भी जो रूल बनेंगे वो पूरे देश के लिए सेम होंगे। मतलब जो अभी थोड़ी देर पहले नेशनल असेंबली करती थी वैसे ही रूल कर रहा है ये भी, जो जनता को चाहिए है, ठीक है ना? कि अपने अपने इलाके में अपनी अपनी मर्जी नहीं चला सकता फ्यूडल लॉर्ड, जो राजा ऊपर से डिसाइड करेगा वही पूरे देश में होगा। एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडम एंड मेनोरियल ड्यूज। और इसके अलावा जो पीजेंट थे, किसान थे, उन्हें भी सर्फडम, क्योंकि जो फ्यूडल लॉर्ड थे उनको सर्फ कहते थे वहां पर, जो फ्यूडल लॉर्ड है उसको सर्फ कहते थे। तो सर्फ के यहाँ जो आपकी उधारी है उसको सर्फडम कहते थे। तो सर्फडम से, और जो मेनोरियल ड्यूज थे, मेनोरियल ड्यूज मतलब राजा का बकाया, राजा को जो देना है, उन सभी से उसको मुक्त करा दिया। मतलब किसानों को इससे मुक्ति दे दी कि अब तुम्हें ना तो इस तरह के कभी टैक्सेस देने हैं, और ये टैक्सेस मैं जो लगाऊंगा वही देने हैं, कोई और तुम पे टैक्सेस नहीं लगा पाएगा। इन द टाउन्स टू गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। ये तो वही गांव की बात। इसके अलावा शहरों में भी अपनी पकड़ बनाने के लिए नेपोलियन ने वहां पर जो गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस थे, तो गिल्ड होती है यूनियन, इस पे हम कल ही सिविक्स में बात कर रहे थे, यूनियन होनी चाहिए ताकि अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है तो आप उसके लिए आवाज उठा सकें। तो पहले राजा जो लोग होते थे वो यूनियन नहीं बनने देते थे, गिल्ड पर रेस्ट्रिक्शन लगाते थे। इसने वो गिल्ड रेस्ट्रिक्शन रिमूव कर दी। मतलब ये कहता था कि अगर तुम्हें कभी मुझसे तकलीफ हो, मेरी रूलिंग से तकलीफ हो, तो आवाज उठा सकते हो, तुम्हें पावर है अपनी गिल्ड बनाने की, ठीक है ना? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इंप्रूव्ड। इसके अलावा लोगों के भले के लिए इसने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी अच्छा किया। पीजेंट, आर्टिजन, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन, तो किसान हो, कलाकार हो, वर्कर हो, बिजनेसमैन हो, सभी को एक नई लिबर्टी दिखाई दी। एंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम, ठीक है ना? सबको ऐसा लगा एक नए तरह की आजादी आ गई है। ऑब्वियस है ना, जिस तरह के रूल लोग देख के आए थे उसके हिसाब से आजादी ही थी। Businessmen and small scale producer of goods in particular began to realize that uniform laws, standard weights and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another. क्या लिखा है? बिजनेसमैन और छोटे मोटे जो प्रोड्यूसर्स थे उन्हें ये रियलाइज हुआ कि ये जो स्टैंडर्ड वेट और मेजर है, ये बता दिया मैंने ना, वेट्स और मेजरमेंट सेम होंगे, एक नेशनल करेंसी। अब पहले करेंसी भी अलग अलग होती थी हर इलाके की, तो नेशनल करेंसी हो जाएगी। तो इससे गुड्स और कैपिटल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में काफी आसानी होगी और एक्सचेंज करना भी इजी हो जाएगा। इसलिए उन्हें ये पसंद आ रहा था, नेपोलियन का काम करने का तरीका बिजनेसमैन और जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर है उन्हें अच्छा लग रहा था। हाउएवर इन द एरियाज कॉन्कर्ड, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। अभी तक तो नेपोलियन की तारीफ की थी, अब करनी है बुराई। हाँ, ये वाली लास्ट वाली देखो क्या लिखा है? बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स। जो बिजनेसमैन और छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स थे ना, स्मॉल स्केल जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उन्हें ये रियलाइज होने लगा था, खास तौर पे इन पर्टिकुलर, खास तौर पे ये रियलाइज हुआ कि जो नेपोलियन ने वेट और मेजरमेंट सेम कर दिया ना हर जगह पे, पूरे देश में, इवन पूरे देश क्या, इसने तो और आसपास के देश भी लूट लिए थे, उतने पूरे इलाके में नेपोलियन ने एक जैसा सिस्टम बना दिया। तो इससे लोगों को क्या फील हुआ कि ये फायदेमंद है, क्योंकि हर जगह करेंसी सेम है, हर जगह वजन नापने के तरीके सेम है, तो इससे हमारा बिजनेस इजीली होगा, बहुत जल्दी बिजनेस होगा, पैसे ट्रांसफर करना आसान रहेगा, है ना? तो बहुत सारी चीजें। तो ये लोगों को वहां पर लगा कि नेपोलियन का आना फायदेमंद है। तो नेपोलियन के आने से कोई दुखी नहीं था, भले ही ये राजा था, ठीक है, और वो भी ऐसा राजा जो डेमोक्रेसी के बाद आया है। तो जिस देश ने डेमोक्रेसी देख ली हो, अब उसके अगर वापस राजा आ जाए तो लोग तो बिल्कुल उससे नफरत करेंगे, लेकिन इसने ऐसे काम किए कि लोग इससे प्यार करते थे, इसको पसंद करते थे, ठीक है? तो वो इसलिए क्योंकि ये ऐसे रूल्स बनाता था जो पुराने राजाओं ने कभी बनाए ही नहीं। उसलिए मैं कहूंगा पुराने राजा बेवकूफ थे,
ये इंटेलिजेंट राजा था, इसको पता है कि ये लोगों को दे नहीं रहा है, लोगों से ले ही रहा है अभी भी, लेकिन लोगों से लेने के लिए पहले उनको कुछ देना भी तो पड़ेगा ना, उनके हाथ में कुछ होगा तभी तो उनसे ले पाओगे। तो ये इस तरह की स्मार्टनेस से काम कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, आखिरी पैराग्राफ देखते हैं आज का। हाउएवर इन द एरिया कौन कार्ड, अब अपन को इसकी बुराई करनी है थोड़ी सी, है ना, क्योंकि लोगों को ये एंड में बुरा लगने लगा था। ठीक है, हालांकि लोगों को बुरा नहीं लग रहा था, ये भी याद रखना, ये उन राजा महाराजाओं को बुरा लग रहा था जिनके इलाके इसने लूटे थे। जैसे अभी हमने देखा पीछे स्विट्जरलैंड इसने कब्जे में ले लिया, तो स्विट्जरलैंड के अपने राजा थे, तो उनको तकलीफ होगी भाई कि ये क्या हो गया यार, मेरा ही राज्य छिन गया। और ऐसे ही बेल्जियम है, नेदरलैंड है, और नेदरलैंड तो मैंने बताया था एक यूनाइटेड किंगडम होता था पहले, बहुत महान देश हुआ करता था, उसको अगर कोई लूट ले तो ऑब्वियसली धक्का तो लगेगा। तो ये हुआ, इसलिए उन लोगों ने नेपोलियन के खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू कर दिया, तो ये सब हुआ था वहां पे। तो लेकिन नेपोलियन को लोग गलत समझने लगे एंड में, है ना, जिसके बाद ये सारे देशों ने मिलके, ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रिया ने, रशिया ने, इन सब ने मिलकर नेपोलियन से अकेले अकेले नेपोलियन से लड़ाई लड़ी, तब जाके नेपोलियन हारा, वरना बहुत महान राजा था ये। ठीक है ना, तो अभी पहले अपन इसकी थोड़ी बुराई कर ले, फिर अपन इसकी महानता बात कर लेंगे। हाउएवर इन द एरिया कॉन्कर्ड, लेकिन जिन जिन एरिया को इसने कॉन्कर किया, द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड। तो फ्रांस के अलावा जो दूसरे इलाके इसने खासतौर पे जीत लिए थे अपने, है ना, कॉन्कर कर लिए थे, उनमें जो लोग थे उनका रिएक्शन फ्रेंच रूल के प्रति, फ्रेंच रूल समझ रहे हो, क्योंकि नेपोलियन शुरू किया था फ्रांस से, और अब वो जो इलाके इसने जीते थे वो भी फ्रांस का हिस्सा हो गए थे, समझ गए, इसलिए फ्रेंच रूल। और समझो जिन इलाकों को इसने लूटा था उन लोगों को ऐसी कोई तकलीफ नहीं थी कि हम फ्रांस में क्यों चले गए, क्योंकि उनके साथ ही रोज का काम था, बताया ना मैंने स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर में, उन्हें तो कभी भी कोई भी, है ना, लड्डू बना के इधर उधर फेंकते रहता था, तो इसने भी लपेट लिया, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई। इन लोगों को बस चाहिए था कि थोड़ी तसल्ली मिल जाए, सुकून से रह सकें, भले ही राजा कोई हो, समझ गए। तो ये अच्छा लगा था लोगों को शुरू शुरू में, लेकिन धीरे धीरे लोग इसको मिक्स रिएक्शन देने लगे। मिक्स रिएक्शन किस तरह की, तो इनिशियली इन मेनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड, ये देखो वहीं आ गए वापस। शुरू शुरू में कुछ जगहों पर जैसे कि हॉलैंड और स्विट्जरलैंड, एज वेल एज इन सिटीज लाइक ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स याद आ रहा है, बेल्जियम की कैपिटल है ना, मेन्स, मिलान, वर्सो, वर्सो वर्सो पोलैंड की कैपिटल है, मेन्स और मिलान ये स्विट्जरलैंड या जर्मनी के शहर है ना, थोड़ा मेन शायद स्विट्जरलैंड का, मिलान जर्मनी का है, ऐसा है, मतलब हर एक देश के शहरों की बात कर ली। ठीक है, इन सभी शहरों में और देशों में द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। तो ये इनिशियली बात की है, शुरू शुरू में जब जब फ्रेंच आर्मी इन देशों में जाती थी या इन शहरों में जाती थी तो इनका स्वागत होता था, कैसे, लिबर्टी के दूत की तरह, दूत समझते हो, दूत है ना, हनुमान जी राम का दूत बन के गए थे वैसे, तो इन्हें आजादी का दूत मानते थे। जब भी ये सेनाएं आती थी, नेपोलियन की सेना को देख के लोग इन पर फूल बरसाते थे, मालाएं फेंकते थे कि तुम आए हो तो हम अपने देश के ये जो घटिया राजा है इससे मुक्त हो पाएंगे। तो शुरू शुरू में लोग इस तरह स्वागत करते थे नेपोलियन का। बट द इनिशियल एंथुसियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी, लेकिन ये जो शुरुआती उत्साह था, एंथुसियाज्म मींस उत्साह, तो ये जो लोगों में शुरू शुरू में जो उत्साह था वो धीरे धीरे नफरत में बदल गया। हॉस्टिलिटी इज नफरत, ठीक है। एज इट बिकेम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम, जब लोगों को समझ में आया कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है, ये जो सुधार इसने किए हैं ना देश में, ये उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम को छीन लेंगे एक दिन, ठीक है ना, ये क्योंकि नेपोलियन चाहता था कि इनको पॉलिटिकली फ्री, लेकिन उसका नहीं था ये प्लान कि लोगों को फ्रीडम मिले, मतलब नेशन के आइडिया के खिलाफ था। और कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम से ही पूरे फ्रांस में नेशन का आइडिया लगातार फैल रहा था। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई इसके खिलाफ, समझ गए। लोग सोच रहे थे कि ये नेशन को फेवर करेगा, नेशन के आइडिया के भी सपोर्ट में होगा, लेकिन ये नेशन के आइडिया की कभी भी सपोर्ट में नहीं था। ये हमेशा राजा रहते हुए लोगों को वो सुविधाएं देना चाहता था जो लोग नेशन बना के मांग रहे थे। डिफरेंस समझ में आ गया। इसी वजह से इसको लोगों ने बाद में बेसिकली नापसंद किया, ऐसा हम कह सकते हैं। तो क्या क्या था ऐसा, ऐसे कौन सी बातें थी जो लोगों को पसंद नहीं आई, तो वो है इंक्रीज टैक्सेशन, टैक्स बढ़ा दिया इसने, सेंसरशिप, कुछ जगहों पे ये अखबार में चीजें छपने से पहले काट देता था, सेंसरशिप करने लगा। फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज, फ्रांस की सेना में आपको जबरदस्ती भर्ती होना पड़ेगा, जबरदस्ती, ये गलत था है ना जो इसने किया। रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ यूरोप, लेकिन ये ऐसा क्यों करता था, क्योंकि जिस भी नए इलाके को जीतता था उसके लोगों को सेना में भर्ती कर लेता था, खासतौर पर जो हट्टे कट्टे होते थे, इसको काम के लगते थे उनको, ठीक है। और ये इसलिए कि लगातार इसको यूरोप जीतता जाना था, ये यूरोप का मालिक बनना चाहता था, ये याद रखना जरा। इसका प्लान था पूरे यूरोप को हराएगा। ये सबसे खतरनाक बात थी जो लोगों को परेशान कर गई, खासतौर पर जो राजा महाराजा थे पुराने उनको।
ठीक है, तो इसको आर्मी लगातार बड़ी कर रही थी, इसका उद्देश्य जिस तरह का था उसमें इसको हमेशा आर्मी को बढ़ाते ही जाना था। तो जैसे जैसे ये नए नए देशों के लोगों को हराता था उनको अपनी सेना में जबरदस्ती भर्ती करता था, और ये सारी बातें इसके एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के एडवांटेज को आउटवे कर गई, मतलब भारी पड़ गई, आउटवे, ठीक है ना। ये कुछ बातें उसके सारे एडवांटेजेस पे भारी पड़ गई, और इस वजह से आखिरकार नेपोलियन को फिर जाना पड़ा। हालांकि वो कैसे गया उसके पीछे की अलग कहानी है, राजा महाराजाओं को मिलकर उससे युद्ध लड़ना पड़ा, बट पिक्चर यहां से एंड हो जाती है। ठीक है, सो क्लियर है ये सबको पिक्चर? शुभ कहां चला गया? पोर्चुगल की कैपिटल, एक मिनट रुकना, स्पेन की मैड्रिड, पोर्चुगल की पूरी तरह मिस कर गया हूं यार मैं, बहुत सिंपल है लेकिन देखना। ठीक है, पोर्चुगल की कैपिटल नहीं आ रही, ध्यान ही नहीं आ रही अभी बिल्कुल भी। ठीक है, स्पेन की तो मैड्रिड है। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, वही टच हो रहे हैं दोनों एक दूसरे को। तो पोर्चुगल की बिल्कुल दिमाग से बाहर ही जा रही है मेरे, नहीं याद आ रही। हाँ, लिस्बन ना, हाँ वही, ठीक है, लिस्बन, पोर्चुगल लिस्बन। हाँ, लिस्बन, LISBON, लिस्बन। ठीक है, तो फिर क्लास एंड करें आज की? ठीक है, इस चैप्टर को रीड करो, और मैं 2 वीडियो शेयर करूंगा, वो जरूर देख लेना आज, है ना, इस चैप्टर से रिलेटेड। हाँ, ये ग्रुप में भेजूंगा मैं व्हाट्सएप पे, तो वहां जरूर देख लेना उनको, है ना। हाँ हाँ, ये वाली है ना, आ रही है लगातार। हाँ ऐसा, व्हाट्सएप ग्रुप पे देखो, मैंने एक आध वीडियो भेजा है अपने चैनल का। नहीं नहीं, डाउनलोड क्यों करनी है, चैनल पे चले जाओ ना तुम। हाँ, लिंक से वही। हाँ, वो समझ गए, पहले वो वीडियो जो मैंने भेजा है उसके थ्रू तुम उस वीडियो को ओपन करो और चैनल। हाँ कुछ नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि ये चैप्टर के लिए 2 वीडियो भेजूंगा मैं आज व्हाट्सएप में ग्रुप में, तो वो दोनों वीडियोस देख लेना, एक है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की, एक है यूनिफिकेशन ऑफ इटली की। ठीक है, क्योंकि चैप्टर वही है असल में, पूरा चैप्टर का जो मेन मतलब है वो यही है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। ठीक है, तो इनकी वीडियोस भेज दूंगा, तो वो भी देख लेना, तो चैप्टर पूरा ही कवर हो जाएगा अपना अच्छे से। ठीक है, और रीड करते रहना। बिसाइड इसके अलावा जो सोशल की तुम गाइड वगैरह खरीद रहे हो जिससे क्वेश्चंस लोगे, तो वो ले ही लो तो और अच्छा है फिर, क्योंकि आगे काम आ ही जाएगी। अब हम सोशल काफी हद तक कवर कर रहे हैं ना, बहुत सारी हिस्ट्री भी पढ़ ली। हाँ वही वही, आराम से टाइम दो, चैप्टर के साथ साथ क्वेश्चन आंसर याद करो तो और इजी हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलो तो क्लास एंड करें हम। ठीक है, बाय।